हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो कि है थर्मोडायनेमिक, थर्मोकेमिस्ट्री और एनर्जेटिक भी इसके साथ है, जो इसकी ब्रांचेस है उसको डिस्कस करेंगे। सो ये पूरा चैप्टर आपस में रिलेटेड है और यही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें तमाम जो एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान है, फिजिकल चेंज है, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस में जो भी टॉपिक हमें दिए हुए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। इंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, स्टेट वेरिएबल हो गया, स्टेट फंक्शन हो गया, इंथैल्पी हो गया, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। हेस लॉ को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और जो इंथैल्पी चेंज केमिकल रिएक्शन के दौरान है, जो न्यूट्रलाइजेशन वगैरह, इन सब की जो इंथैल्पी है उन सबको डिस्कस करेंगे। सो आप कॉपी और पेन अपने साथ रखें, जो भी मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं इस तरह भी बताऊंगा, जो बोर्ड पे भी लिखी हुई है, वो सारी अपने साथ नोट करें। शुरू करते हैं अपने लेक्चर को, जो कि है थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक कहते हैं तमाम एनर्जी चेंजेस, जो भी एनर्जी चेंज आ रहा है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो। फिजिकल का मतलब क्या है? जैसे आइस मेल्ट हो रहा है वाटर में, सो यहां पे फिजिकल चेंज आ रहा है और एनर्जी का चेंज आ रहा है। साथ में केमिकल चेंज का मतलब है कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट या एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, मींस एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो ये सारा जो चेंजेस है, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो केमिकल है, ये सारे जो एनर्जी का चेंजेस है ये हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। सो मेन पहली डिफिनेशन क्या होगी कि आर चेंजेस, आर एनर्जी चेंजेस, ठीक है, या फिजिकल हो या केमिकल हो, ये सारा किस में आएगा? थर्मोडायनेमिक्स में आएगा। अब थर्मोकेमिस्ट्री और एनर्जेटिक्स जो चैप्टर का नेम भी है, सो ये मेन क्या है? उसकी ब्रांचेस है। ठीक है। और ये इसमें हम क्या करते हैं? हम इसमें एग्जामिन करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट इन्वॉल्व है, जो भी हीट केमिकल रिएक्शन के दौरान एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, वो सारा हम किस में पढ़ेंगे? थर्मोकेमिस्ट्री में या एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है। सो ये मेन पहले दो डिफिनेशन हो गई। अब थर्मोडायनेमिक्स की एक और बात है कि हम इसमें मैक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। मैक्रो मींस बल्क अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में स्टडी करते हैं। जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम, अगर हम वो मेजर करते हैं, सपोज एक कंटेनर है तो उसमें तमाम मॉलिक्यूल का होता है, एज अ बल्क हम मेजर करते हैं। सो ये क्या करता है? मैक्रोस्कोपिक को स्टडी करता है, माइक्रोस्कोपिक को स्टडी नहीं कर सकता। एक किस्म की हम इसे लिमिटेशन भी कह सकते हैं। फायदा तो हो गया कि मैक्रोस्कोपिक की स्टडी कर रहा है, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक को नहीं करता, तो एक किस्म की इसकी लिमिटेशन हो गई। साथ में थर्मोडायनेमिक जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट में वो करता है कि इनिशियल क्या स्टेट थी, फाइनल स्टेट क्या थी। इस पे डिपेंड नहीं करता कि कौन सा रास्ता इख्तियार किया, कौन सा पाथ इख्तियार किया, मींस ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है। थर्मोडायनेमिक में जो पढ़ेंगे ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। और ये भी एक किस्म की लिमिटेशन भी आ जाती है कि वो सिर्फ पाथ को नहीं बताते, वो सिर्फ किसको बताते हैं? इनिशियल और फाइनल स्टेट को बताते हैं। तो ये बात जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसकी कोई वैल्यू होगी ना, सो इसे हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे स्टेट वेरिएबल को, लेकिन यहां पे जो लिखा है ये क्या है? स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है। और अगर सपोज वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ इंडिपेंडेंट है, सो इसको क्या कहा जाता है? इसको स्टेट फंक्शन कहा जाता है। स्टेट फंक्शन क्या है? जो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट किसी भी सिस्टम या किसी चीज की। ठीक है। सो ये क्या हो गया? स्टेट फंक्शन हो गया। इसी तरह जो थर्मोडायनेमिक है, ये कुछ पॉइंट और भी है। थर्मोडायनेमिक हमें बताता है फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिजिबिलिटी मतलब कि वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा, मींस स्पॉन्टेनियस होगा या हम उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, ये सारा फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बताता है। दूसरा में ये यील्ड ऑफ प्रोडक्ट भी बता रहा होता है कि कितना प्रोडक्ट है, ठीक है, कितना प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है, ये भी बता रहा होता है। साथ में ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, इन सब को ये एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है। ये सारा हम किस में पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो ये कुछ और पॉइंट्स भी है, आप अपने साथ लिख दें कि फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिजिबिलिटी बताते हैं, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट बताते हैं, साथ में ये बताता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये किस मैकेनिज्म जो हो रहा है वो सब कुछ क्या करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ एनर्जी चेंजेस आते हैं। ठीक है। उसको हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं जब एनर्जी कंज्यूम होती है, जब वो एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग में कंज्यूम हो रही है, यानी एक बॉन्ड है ना और उसको हम ब्रेक करना चाहते हैं, सो उस दौरान जारी बात है एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देंगी तभी जाके बॉन्ड टूटेगा। सो कह रहे हैं अगर ऐसे हो जाए कि एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है किसमें? बॉन्ड तोड़ने में, वो ग्रेटर हो। किससे ग्रेटर हो? जो एनर्जी बनने में, जो एनर्जी रिलीज हो रही है। एक बॉन्ड ब्रेकिंग होता है और एक बॉन्ड फॉर्मिंग होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब बॉन्ड जो बन रहा है उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, वो खुद को स्टेबल करते हैं, स्टेबल करते समेत वो एनर्जी रिलीज करते हैं। तो जो भी चीज अगर कोई बॉन्ड बन रहा है, सो वो स्टेबल करने के लिए एनर्जी को रिलीज करते हैं कि उनका बॉन्ड स्टेबल हो। ठीक है। सो बॉन्ड फॉर्मिंग में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि बॉन्ड ब्रेकिंग में हम एनर्जी देते हैं कि उसका बॉन्ड टूट जाए। अब अगर ऐसे हो जाए कि बॉन्ड ब्रेकिंग में जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो ज्यादा है,
एज कंपेयर टू बॉन्ड फॉर्मिंग, मतलब जितनी ज्यादा हम बॉन्ड तोड़ने में इस्तेमाल कर रहे हैं, सो हम उसमें क्या कहेंगे कि उसमें क्योंकि हम ज्यादा एनर्जी आ रही है यहाँ पे, तो हम कहेंगे ये सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ये सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और सिंपली ये किस में आता है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन में आता है कि एंडोथर्मिक में रिएक्शन क्या की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को फिर आगे रिएक्शन समेत भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बात हुई है कि एंडोथर्मिक ऐसे रिएक्शन होते हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। सो हम कहते हैं कि यहाँ एक एंडोथर्मिक का कॉन्सेप्ट भी आ गया कि ये क्या एंडोथर्मिक है, कि एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे जो है, अब यहां पे इसका ऑपोजिट हो गया, अगर एनर्जी रिलीज जो हो रही है, रिलीज कब होगी, जब बॉन्ड बनेगा, वो ग्रेटर हुआ एज कंपेयर टू जो एनर्जी बॉन्ड तोड़ने में इस्तेमाल होती है। मतलब बॉन्ड तोड़ने में कम एनर्जी चाहिए और बॉन्ड बनने में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहां जाएगी, जाहिर बात है वो तो किस में जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी। सो हम यहाँ पे कह देंगे जो एनर्जी होगी वो ट्रांसफर होगी किससे, सिस्टम में, सराउंडिंग के पास जाएगी। ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, अब बॉन्ड सपोज तोड़ना भी है तो एनर्जी तो काफी ज्यादा है, बॉन्ड तोड़ने में भी इस्तेमाल हो जाएगी, कुछ बच जाएगी, तो वो कहां जाएगी, वो सराउंडिंग में जाएगी। सो इसमें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो ये एनर्जी चेंजेस एज केमिकल रिएक्शन में जो हो रहा था, यहाँ पे आ सकता है कि जब बॉन्ड एमसीक्यूज इस टाइप का आ सकता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो ग्रेटर हो, उसकी एनर्जी ग्रेटर हो बॉन्ड फॉर्मिंग से, तो उस दौरान एनर्जी क्या होगी, सिस्टम से सराउंडिंग में ऑब्जर्व होगी, सराउंडिंग से सिस्टम में ऑब्जर्व होगी। सो ये पूछ सकते हैं, तो इसमें सिंपली क्या कहना, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ ऑब्जर्व होगी। सो ये एनर्जी चेंजेस हो गए। अब आगे चलते हैं, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी हो सकते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस भी होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी बातें जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। उसमें क्या है कि एनर्जी स्पॉन्टेनियस के बारे में हम कहते हैं कि वो रिएक्शन जो खुद ब खुद हो रहे होते हैं। ठीक है, मींस उसको एनर्जी की जरूरत नहीं होती, हमें उसे एनर्जी नहीं देते, हम कहते हैं खुद ब खुद होते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन कहते हैं कि अच्छा, कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं कि स्टार्ट में हम थोड़ी सी एनर्जी दे देते हैं कि वो स्टार्ट हो जाए, जैसे ही स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद वो खुद ब खुद हो रहे होते हैं। यानी सिर्फ रिएक्शन को स्टार्ट करने के वक्त हम थोड़ी सी उसे एनर्जी देते हैं, उसके बाद वो खुद रिएक्शन हो रहे होते हैं। ऐसी रिएक्शन को भी हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कहा जाएगा अगर वो सिर्फ स्टार्ट में एनर्जी उसको चाहिए, लेकिन एक बार जब स्टार्ट हो जाए तो दोबारा उसको क्या हो, एनर्जी की जरूरत नहीं। इसकी एग्जांपल क्या है, जब हम कोई कॉइल वगैरह उसको जलाते हैं तो स्टार्ट में थोड़ी एनर्जी दे दी, जला दिया उसको, उसके बाद वो खुद ब खुद क्या हो रहा होता है, जल रहा होता है। मींस आगे उसे एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती, बस सिर्फ रिएक्शन स्टार्ट करता, आग लगानी थी, लग गई, बस उसके बाद क्या हो रहा है, खुद आगे जो हो रहा होगा वो रिएक्शन हो रहा होगा उस पर। सही है, ज्यादातर इसे कहा जाता है यूनिडायरेक्शनल स्पॉन्टेनियस, इरिवर्सिबल और यूनिलिनियर प्रोसेस है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स क्या है, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो रिएक्शन है जो आगे हम डिस्कस करेंगे ना उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में, जहां पे कुछ कॉपर होता है जिंक को रिमूव कर लेता है, मतलब वो जो एबिलिटी होती है ना कि इलेक्ट्रॉन देने की ज्यादा होती है, एक की लेने की ज्यादा होती है, तो उस दौरान कुछ रिएक्शन फिजिबल होते हैं कि वो एक अगले को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी ज्यादातर कहा जाता है, वो भी स्पॉन्टेनियस होते हैं, अगर वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं तो वो भी स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं। सही है, नॉन स्पॉन्टेनियस कैंसर, नॉन स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जो इसी तरह नहीं होते, खुद ब खुद नहीं होते, उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है। मींस एनर्जी मिलेगी तभी जाके रिएक्शन होगा, एनर्जी नहीं मिली तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ज्यादातर जैसे N2O2 और 2NO, इसे एनर्जी की जरूरत है, हम इसे एनर्जी देंगे। ठीक है, और नॉन स्पॉन्टेनियस, इस तरह जो लाइटिंग है, नॉन स्पॉन्टेनियस एनर्जी बाय लाइटिंग, ये भी सारी क्या नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब ज्यादातर कहा जाता है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसे होता है कि उसमें स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब दोनों एक किस्म के चल रहे हैं। यानी हम उसको यहाँ रिवर्सिबल प्रोसेस को हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% स्पॉन्टेनियस है या फिर 100% नॉन स्पॉन्टेनियस है। हम यहाँ कह सकते हैं कि नॉट रियली स्पॉन्टेनियस या नॉट रियली नॉन स्पॉन्टेनियस, मींस वो लिमिटिंग केस होता है स्पॉन्टेनियस में और नॉन स्पॉन्टेनियस केस में। अच्छा, यहाँ पे एक और बात दिमाग में आ जाती है कि लेट्स सपोज अगर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की बात कर रहे हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस में हमने ये कहा कि एनर्जी देनी पड़ती है, तो एनर्जी देनी पड़ती है तो वो कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद हो रहा है, मे बी ऐसे भी माइंड में आ जाए कि वो एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, मतलब एक्सोथर्मिक हो गया। सो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक है और नॉन स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक है। एक किस्म का ठीक भी है कि हम कह दें नॉन स्पॉन्टेनियस जो है वो एंडोथर्मिक है, हम कह सकते हैं उसमें। लेकिन ज्यादातर रिएक्शन ऐसे भी है जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं लेकिन वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते लेकिन वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, जैसे देखो कोई रिएक्शन ऐसे हो कि एक्सोथर्मिक होंगे और नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। अब नॉन स्पॉन्टेनियस में तो हमने क्या कहा था कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो क्या है, वो एक्सोथर्मिक। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, अब रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, लेकिन उस दौरान क्या रिलीज होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह
रिएक्शन करनी एंडोथर्मिक होगा और वो स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस में क्या होगा, हम कहते थे कि एनर्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि वो एंडोथर्मिक होगा और वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जब मेल्ट हो रहा होता है सो उसमें क्या क्या होता है, वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब सराउंडिंग से जब हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसमें उसकी क्या हो रही है, मेल्टिंग हो रही है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये कौन सा एंडोथर्मिक है और स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद क्या कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और यहाँ पे ये क्या है कि ये एंडोथर्मिक भी है। सो ऐसा हो सकता है कि कोई रिएक्शन ऐसे हो कि स्पॉन्टेनियस हो और वो क्या होगा कि एनर्जी क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा और एनर्जी एमिट कर रहा होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि स्पॉन्टेनियस हमेशा एंडो होंगे या एक्सो होंगे या नॉन स्पॉन्टेनियस हमेशा एंडो एक्सो होंगे, वो डिपेंड करता है किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है। और स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस से हम किस तरह पता लगाते हैं, हम वो गिब्स फ्री एनर्जी को यूज करते हैं, डेल्टा जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे कहा जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, सो गिब्स फ्री जो एनर्जी है उससे हम पता लगाते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा जी वो पॉजिटिव होती है। तो अगर गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव आ गई रिएक्शन में सो वो नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर वो नेगेटिव आ गई तो वो क्या होगी, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। ठीक है, होप यहां तक आपको समझ आ गई होगी। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेने, फिर आगे हम जो थर्मोडायनेमिक्स की जो रिलेटेड है सिस्टम सराउंडिंग उन सबको डिस्कस करते हैं। अच्छा, आगे फॉरवर्ड करते हैं। अभी हम एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, सिस्टम सराउंडिंग इन सबको डिस्कस करेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन होता है पीछे डिस्कस कर भी चुके हैं कि एंडोथर्मिक वो होगा जिसमें हम क्या देंगे, रिएक्शन को हीट देंगे, जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाएगी। ठीक है, सो एंडोथर्मिक वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है केमिकल रिएक्शन के दौरान, इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये रिएक्शन जिसमें प्लस शो कर रहा है 180 किलो जूल ऑफ एनर्जी ये रिएक्शन क्या आ रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। एक्सोथर्मिक कौन सा रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन होगा जो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, इसके डेल्टा एच हम नेगेटिव लेते हैं, और इसकी जैसे एग्जांपल है, ये पहली एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की और दूसरी कंबशन की। सो इसमें -393 और -89 किलो जूल पर मोल यहाँ पर भी है। सो ये क्या है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। सो ये प्रोसेस किस में आ जाएंगे, एक्सोथर्मल प्रोसेस में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्रीज, ओपन सिस्टम इन सबको डिस्कस करेंगे। सिस्टम क्या है, जिसमें हमारा फोकस हो, जिसमें हमारी अटेंशन है। ठीक है, वो चीज जो हमारे अंडर स्टडी है या हमारे अंदर टेस्ट है उसको सिस्टम कहेंगे। ठीक है, जिस चीज पे भी काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर ये रिएक्शन पे हम काम कर रहे थे, ये हमारा सिस्टम हो जाता। ठीक है, या कोई और भी ऐसे जो भी चीज हो, कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस है, उस पे हम क्या करें, वो हमारी सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, अब सिस्टम ये हो गया। अब सिस्टम के अलावा जो भी चीज है यूनिवर्स में, सिस्टम के अलावा वो सराउंडिंग कहलाएगी। ठीक है, बाउंड्री क्या होगी, जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करे, जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है वो क्या कहलाएगी, बाउंड्री कहलाएगी। तो रियल या इमेजिनरी सरफेस जो बाउंड्री को, जो सिस्टम को सेपरेट करती है किसी से, सराउंडिंग से। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल आप देख लें कि यहाँ पे ये जो एयर है ना, एयर, ये एयर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये डॉट डॉट शो कर रहा है, ये सराउंडिंग आ गया। मतलब एक कप ऑफ टी पड़ा हुआ है ना, कप ऑफ टी के इर्द गिर्द जो है वो क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। जो बीच में टी है वो क्या हो गया, सिस्टम हो गया। और ये जो ऊपर ये वाली जो लेयर है बिल्कुल सरफेस, और ये जो वॉल है कप ऑफ, ये दोनों क्या है, ये बाउंड्री का काम कर रहे हैं। मींस वॉल भी और जो सरफेस है टी की वो भी ऐसा काम कर रही होती है किस चीज की, बाउंड्री की। सो ये सिंपल था सिस्टम के बारे में, बाउंड्री के बारे में और सराउंडिंग के बारे में। अब सिस्टम जो है कुछ ओपन सिस्टम है, कुछ क्लोज सिस्टम है, कुछ आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, ओपन सिस्टम वो सिस्टम होगा जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। इसके एग्जांपल कैसे है, टी ऑफ कप ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा, टी यहां से टी भी निकलेगा। ठीक है, और हीट का एक्सचेंज भी हो रहा है सराउंडिंग के साथ। मींस दोनों मास का एक्सचेंज भी हो रहा है और हीट का एक्सचेंज भी हो रहा है। अगर ऐसे हो जाए जिसमें दोनों चेंज हो रहा है उसको ओपन सिस्टम कहेंगे। क्लोज सिस्टम कौन सा होगा, वो सिस्टम होगा जो क्लोज तो होगा, मतलब मास का एक्सचेंज नहीं होगा, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, ओनली हीट का एक्सचेंज होगा। इसकी एग्जांपल क्या है, एक इस तरह कर लो कि एक बोतल ले लो, हॉट वाटर उसमें डाल दो, तो सराउंडिंग में अगर सपोज हम रख दें, कुछ टाइम बाद वो बोतल क्या हो जाएगी, जो पानी अंदर है वो ठंडा हो जाएगा। क्यों, सराउंडिंग ने सारी उससे हीट एब्जॉर्ब कर दी। वो बोतल से हीट क्या हो रही थी, इमिट हो रही थी, लेकिन मास इमिट नहीं हो रहा था। इस तरह अगर कोई ठंडी बोतल रख दें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो गर्म हो जाएगी। क्यों, सराउंडिंग से उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, बाकी मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ना मैटर का चेंज हो, मींस मास का नहीं हो रहा, और एनर्जी का भी चेंज ना हो। यानी जो चीज जितनी हीट थी उसमें हीट भी हीट वही रहेगी,
और मास भी वही रहेगा। जैसे थर्मोस्टाट में T का वही टेम्परेचर रहता है, मास भी वही रहता है। सो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। अब मैक्रोस्कोपिक सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कलेक्टिव बिहेवियर देखते हैं, ओवरऑल कलेक्टिव बिहेवियर, इंडिविजुअल नहीं देखते। जैसे अगर सपोज कंटेनर है, मैं उसके अंदर गैस है, मॉलिक्यूल है या लिक्विड मॉलिक्यूल है, मैं उसका टेम्परेचर देखना चाहता हूं, तो टेम्परेचर ओवरऑल कलेक्टिव बिहेवियर है, उसका देखा जाएगा। ठीक है, प्रेशर देख लो, ओवरऑल बिहेवियर है। सो ऐसे ओवरऑल जो कलेक्टिव बिहेवियर आता है वो सिस्टम कहलाएगा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहलाएगा। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम वो सिस्टम होगा जिसमें इंडिविजुअल प्रॉपर्टी देखेंगे। लाइक अगर कंटेनर है, उसमें उसकी वेलोसिटीज की बात करें तो वो हर इंडिविजुअल की अपनी वेलोसिटी होगी मॉलिक्यूल की। ठीक है, कुछ फास्ट मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी किसी की ज्यादा किसी की कम, वक्त के साथ हीट के साथ बढ़ रही होगी। सो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों जो है ये माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में आ जाएंगे। उसके बाद स्टेट ऑफ सिस्टम और स्टेट फंक्शन। स्टेट ऑफ सिस्टम या स्टेट वेरिएबल ये क्या है, जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर यानी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की जब एक खास वैल्यू हो जाए। ठीक है, वैल्यू मींस कि कुछ, जैसे मैंने प्रेशर को 1 atm कर दिया, टेम्परेचर को 10 सेंटीग्रेड कर दिया, इसको हम कहेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम या स्टेट वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, जब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम की एक डेफिनेट वैल्यू हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ सिस्टम कहेंगे। ठीक है, और स्टेट ऑफ वेरिएबल भी यही है, मतलब उसको क्या हो रहा है, वैल्यू तो चेंज होती है ना, कभी टेम्परेचर अप कभी डाउन हो रहा है। ठीक है, सो हम इसे स्टेट वेरिएबल भी कह सकते हैं या स्टेट ऑफ सिस्टम भी कह सकते हैं। और स्टेट फंक्शन क्या होगा, जब इसी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की दो वैल्यू हो जाएंगी, एक इनिशियल एक फाइनल, सो ऐसे वाले को हम क्या कहेंगे, स्टेट फंक्शन कहेंगे। और स्टेट फंक्शन में एक और बात है कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। लेट सपोज अगर ये टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड था और इसका 50 सेंटीग्रेड हो गया, सो मुझे ये नहीं चाहिए कि किस तरह हुआ है, मतलब पाथ 1 है पाथ 2 है, किस तरह इंक्रीज या कुछ भी आया, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। बस ये 20 था ये 50 हो गया, बस मुझे इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सो प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, एंथैल्पी हो गया जो हीट ऑफ रिएक्शन है, ये सारे क्या है, स्टेट फंक्शन है। ये एंथैल्पी वगैरह, इंटरनल एनर्जी जो इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, इंटरनल एनर्जी, ये सारे स्टेट फंक्शन है। और दो और जो ऐसे हैं जो स्टेट फंक्शन नहीं है, जो किस पे डिपेंड करते हैं, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, हीट एंड वर्क। ये दो ऐसे हैं जो सिर्फ पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हमने स्टेट फंक्शन में क्या कहा, स्टेट फंक्शन में हमने ये कहा कि जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, पाथ जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो स्टेट फंक्शन में आते हैं। अगर कोई पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं वो स्टेट फंक्शन नहीं होगा। सो हीट और वर्क पाथ डिपेंडेंट है, सो हम उसे कहेंगे वो स्टेट फंक्शन नहीं है। बाकी ये जो भी मैंने सारे लिखे हैं ये क्या है, ये स्टेट फंक्शन है। तो ये सारा सिंपली जो डिफिनेशन थी सिस्टम्स की, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की थी, ये यहां तक हो गई। इससे आगे हम इंटरनल एनर्जी और हीट कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेने फिर उसे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी को कि इंटरनल एनर्जी क्या है। इंटरनल एनर्जी का मतलब है सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। एक सिस्टम है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स की तमाम जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, उनका सम अप करके सारी जो एनर्जी है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इंटरनल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल की है वो किसकी वजह से हो सकती है, वो तो या जो मोशंस है ना, तीन किस्म के मोशन हो सकते हैं, या वो ट्रांजिटिव मोशन की वजह से हो सकती है, वो या वो वाइब्रेटिंग मोशन की वजह से हो सकती है, या वो रोटेटरी मोशन की वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी का तो हमें पता है कि मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, सो तीन किस्म के मोशन है, ट्रांजिटिव मोशन है, वाइब्रेटिंग मोशन और रोटेशनल मोशन है। सो ये सारी जो है ये किस चीज की हो जाएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, इन तीन की वजह से। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए, सो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, तमाम अट्रैक्टिव फोर्सेस, मॉलिक्यूल के बीच में जो सारी अट्रैक्टिव फोर्सेस है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितनी भी है वो अगर है वो किस वजह से है, वो सारी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, मतलब वो सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अब इसमें हम यहां बात की है कि जो रोटेशन मोशन है, वाइब्रेटिंग मोशन और जो आगे ट्रांसलेटिंग मोशन है। अब इसमें सपोज अगर हम स्पीड फाइंड करना चाहे एक मॉलिक्यूल की, वो फाइंड करना काफी मुश्किल है। हम अलग से एक स्पीड मॉलिक्यूल की फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि कंटेनर में कोई वॉल से टकरा रहे हैं, कोई आपस में टकरा रहे हैं, सो उस वक्त स्पीड सबकी डिफरेंट है। सो हम एब्सोल्यूट जो मेजरमेंट है वो फाइंड नहीं कर सकते। इस वजह से अगर हम वो नहीं फाइंड कर सकते, हम इंटरनल एनर्जी को भी डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। सो अगर हमने इंटरनल एनर्जी को फाइंड करना है तो हम सिर्फ और सिर्फ
चेंज फाइंड कर सकते हैं। हम इंटरनल एनर्जी क्या फाइंड कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमसे क्यूज आ जाए ना कि हम इंटरनल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, अगर नीचे ऑप्शन दियो हम कौन सा फाइंड करेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का ऑप्शन भी हो, सो आप लोगों ने सेलेक्ट करना होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अब इंटरनल एनर्जी कभी पॉजिटिव होगी तो कभी नेगेटिव होगी, ठीक है। अगर लेट्स सपोज इंटरनल एनर्जी हमने चेंज फाइंड किया वो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि ये जो टर्म है ये ग्रेटर होगी किससे? इससे। ये ग्रेटर होगी इससे, तभी जाके ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इस तरह अगर ये भी लिख दे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, अगर प्रोडक्ट इंटरनल जो वो इसकी जो सॉरी इंटरनल एनर्जी इसकी ग्रेटर है, रिएक्टेंट से ग्रेटर होगी, तभी जाके ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये अगर पॉजिटिव आ गया तो हम उस वक्त क्या कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है और पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव हो इंक्रीज हो रही है, अगर नेगेटिव होगी इंटरनल एनर्जी तो मतलब वो क्या हो रही है? वो डिक्रीज हो रही है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। सो अगर ये फर्स्ट टर्म जारी बात है, अगर ये ग्रेटर हुए तभी वो पॉजिटिव आएगी, और अगर ये इससे लेस हो गए तो वो क्या आएगी? नेगेटिव। तो यहां मैंने लिख दिया है कि इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी मींस वो इंक्रीज हो रही है, और नेगेटिव होगी उसका मतलब क्या हो रही है? इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये हो गया इंटरनल एनर्जी के बारे में। दूसरा कि जो इंटरनल एनर्जी में मतलब जो चेंज आ रहा है, कह रहे हैं दो वेज हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में। वो दो क्या है? वो एक है हीट, दूसरा क्या है? वर्क है। यानी हीट और वर्क, जैसे हम कहते हैं कि हीट दी है उससे सारा वर्क डन हो गया है, तो ये सारा क्या है कि हम कह सकते हैं कि ये दो जो है इनकी वजह से जो सारा जो ट्रांसफर हो रहा है वो इसमें हो रहा होता है, ठीक है। जो सिस्टम और सराउंडिंग में ट्रांसफर एनर्जी का हो रहा है वो हीट और वर्क की वजह से हो रहा होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इंटरनल एनर्जी इक्वल है किस चीज के? हीट प्लस वर्क, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल से। सो यहाँ पे मैंने सिर्फ इक्वेशन लिख दी कि इंटरनल एनर्जी इसकी भी इक्वल है, सही है। ये इन केस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है। नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। यानी कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, हमने क्या किया उसका टेंपरेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ाया या 1 केल्विन बढ़ाया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमें नहीं पता, 1 ग्राम है, 1 मोल है, कुछ भी है वो नहीं पता हमें। हमने सिर्फ क्या कहा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का टेंपरेचर हमने बढ़ाया 1 सेंटीग्रेड या फिर 1 केल्विन तक, इसको कहेंगे हीट कैपेसिटी। इनमें डिफरेंस यही है हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि कितना मास है, हमने सिर्फ बोल दिया कि एक सब्सटेंस है उसका टेंपरेचर बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया? 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाया गया, इसे हम क्या कहेंगे? हीट कैपेसिटी कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, जैसे यहाँ पे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी है, ये जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर के, टेंपरेचर बढ़ेगा तो हीट जाहिर बात बढ़ेगी, और ये क्या होगा? तो यहाँ कांस्टेंट आएगा जिस कांस्टेंट को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। सो हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या हो गया? Q बाय डेल्टा T हो गया, और अगर इसकी यूनिट की बात की जाए सो इसका यूनिट क्या होगा? जूल पर केल्विन, ठीक है। हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा? जूल पर केल्विन। अच्छा, अगर यहाँ ऐसे हो जाए कि हम टेम्परेचर को बढ़ाएं और टेम्परेचर बढ़ने के साथ हीट भी बढ़े, सो उस वक्त हीट कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर ऐसे हो जाए कि हम हीट कांस्टेंट हुई, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट हो गया, मींस ये तो इनवर्स रिलेटेड है, C इज इक्वल टू 1 बाय डेल्टा K। अगर ये कांस्टेंट लेट सपोज हो गया, लेट सपोज, सो उस वक्त अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हीट कैपेसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। मींस ऐसा हो सकता है कि अगर सपोज हीट कांस्टेंट हो गई सो उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे सो वो क्या होगा कि हीट कैपेसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, सही है। सो ये था हीट कैपेसिटी के बारे में। अच्छा, हीट कैपेसिटी में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि हीट कैपेसिटी लिक्विड की हमेशा ग्रेटर होती है सॉलिड से और वेपर से। यानी अगर कोई सब्सटेंस है और वो किस स्टेट में? वो लिक्विड स्टेट में, सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट में, तो उसकी हाई हीट कैपेसिटी होगी। क्या होगी उसकी? हाई हीट कैपेसिटी होगी, ठीक है। किससे? देन सब्सटेंस इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट, सॉलिड और गैस स्टेट, लिक्विड नहीं गैस स्टेट। एंड लगा दे, कोई सॉलिड भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं। यहां पे दोबारा इसको समझे कि कोई भी सब्सटेंस अगर लिक्विड स्टेट में हुआ उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी उन सब्सटेंस से जो सॉलिड स्टेट में और गैस स्टेट में है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लिक्विड है, लिक्विड में 3 किस्म की मोशन है, ठीक है, जो यहां डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है।
तमाम अट्रैक्शंस है उसके बीच में। सो इनको हीट देंगे तो ये ज्यादा हीट ऑब्जॉर्व कर लेंगे, बहुत ज्यादा हीट ऑब्जॉर्व करते हैं। जबकि सॉलिड है, सॉलिड में तो सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन है, मींस सॉलिड जब हीट ऑब्जॉर्व करेगा तो वो सारी हीट किस में जाएगी, वाइब्रेटरी मोशन में जाएगी। सो वो आसानी से उसकी हीट कैपेसिटी कम होगी, वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे जो है उसका जो लिक्विड है, लिक्विड में 3 किस्म की मोशन है, तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शंस है। सो इनमें ये होता है कि इनकी जो अट्रैक्शन होगी, जो हीट ऑब्जॉर्व करेंगे वो ज्यादा होगी, ये सारी मोशन से पाई जाती है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो लिक्विड है, कोई भी सब्सटेंस अगर लिक्विड स्टेट में हुआ उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। किन सब्सटेंस से ज्यादा होगी, वो सब्सटेंस जो गैस में है या फिर सॉलिड में। और गैस में क्या है, गैस में तो इतने मॉलिक्यूल दूर है, सो तो पहले से इतनी दूर है, सो हम उसमें ये कहते हैं कि सिर्फ लिक्विड ऐसा है कि जो हीट कैपेसिटी उसकी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। सही है। एक दूसरा सवाल मेरा आपसे, जो मैं वीडियो की लास्ट में आंसर बता भी दूंगा, लेकिन आपसे आप कमेंट में बताएं कि जो हम कुकिंग के लिए जो चीजें यूज करते हैं, ठीक है, जैसे यूटेंसिल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, सो उसकी हीट कैपेसिटी हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए। मींस हम हाई हीट कैपेसिटी वाली चीजों को यूज करें या लो हीट कैपेसिटी वाली यूज करो। इसका आंसर आप कमेंट में दें, तब तक हम ये समझते हैं, फिर लास्ट में मैं भी इसका आंसर बताता हूं। अब यहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ, ठीक है, सब्सटेंस 1 सेंटीग्रेड। अगर मोल हुआ तो 1 मोल ऑफ, ठीक है, 1 मोल का टेम्परेचर बढ़ाना किस पे, 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। सो इसे हम क्या कहेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट, और इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसका फार्मूला कैसे हो जाएगा, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा डी। एस क्या शो करता है, स्पेसिफिक हीट, एम शो करता है मास। ठीक है, अब यहां पे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यहां पे यूनिट हो जाएगा जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, या इसको हम यू भी लिख सकते हैं, जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, यहां पर क्या होगा, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, यहां पे ये हो गया। सही है। अच्छा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हीट कैपेसिटी में, कि इन फार्मूलों को हम एक और फार्मूला भी इससे बना सकते हैं। वो कैसे, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, ये आगे हम पढ़ेंगे। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है वो इक्वल होती है डेल्टा एच की। किसके, हीट कांस्टेंट, हीट ऑफ रिएक्शन की इक्वल होती है। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है वो इक्वल होती है डेल्टा एच के। सो ये फार्मूला कैसे हो जाएगा, ये हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हम यूं भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम डेल्टा एच लगा सकते हैं। ये आगे एंट्रोपी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा एंट्रोपी के बारे में। सो यहां पे अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ, उस दौरान जो हीट होती है, वो जो हीट होती है वो पूरी जो हीट हो जाती है वो हीट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, सो यहां पे इसे एंथैल्पी भी कहा जाता है, ये एंथैल्पी है। सो यहां पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आ जाएगा, ये भी हीट कैपेसिटी होगा। इसी तरह अगर यहां पर मैंने ये लिखा, सो एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एच की इक्वल हो जाएगा। सो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, S इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया। और इससे क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया। तो ये दो फार्मूले भी बन गए। अब उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये तो कांस्टेंट प्रेशर था ना, अब अगर क्या हो जाए कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होती है वो इक्वल होती है किस चीज की इक्वल होती है, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की इक्वल होती है। किसकी इक्वल होती है, चेंज इंटरनल एनर्जी। यहां पे सपोज वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम कांस्टेंट इसका मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो। सो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। जैसे यहां देखो, मैं अगर वॉल्यूम जीरो लगा दूं तो P मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो। सो यहां प्लस है Q डेल्टा E। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, QV। ठीक है, और वो अगली टर्म तो क्या हो गई, वो तो जीरो हो गई, या सिंपली हम लिख दो QV। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो हीट जो होगी वो क्या होगी, वो डेल्टा E होगी। सो हम अगला फार्मूला भी आ जाएगा किस चीज पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो वो क्या होगा, C इज इक्वल टू डेल्टा E डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ठीक है, ये किस चीज पे है, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। सो यहां पर भी ये मैं इधर कर लेता हूं कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, यहां भी मैं लिख देता हूं कि कांस्टेंट प्रेशर QP इज इक्वल टू डेल्टा H, इसको थोड़ा स्ट्रेट कर देते हैं, S इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइडेड बाय N डेल्टा T। ठीक है, ये क्या है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे है। अब अगर क्या हो जाए, कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाए QV,
तो क्यू वी पी किसकी इक्वल होता है, डेल्टा ई की इक्वल होता है। यहाँ पे हमने कर लिया है, ठीक है। सो वो यहाँ पे पुट कर दे, एस इज इक्वल टू डेल्टा ई डिवाइड बाय एम डेल्टा टी, ठीक है। ये किसकी इक्वल है, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम की इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पे होगा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई, और ये क्या हो जाएगा, क्यू वी इज इक्वल टू, सॉरी, एस इज इक्वल टू डेल्टा ई डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। मींस ये फार्मूले भी हम यूज कर सकते हैं। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि हीट कैपेसिटी का या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी का कौन कौन सा फार्मूला है। सो अगर सवाल में आपको ये दिया हो, सपोज इसका मोलर स्पेसिफिक हीट का डेल्टा एच डिवाइड बाय एन डेल्टा टी, क्यू डिवाइड बाय एन डेल्टा टी और डेल्टा ई डिवाइड बाय एन डेल्टा टी, और नीचे लिखा ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपने डायरेक्ट ये सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा क्वेश्चन पे सोचना है। एमडीकैट में एमसीक्यूज ऐसे आते हैं कि उस पे अगर आप सोचो ना और डायरेक्ट फर्स्ट एमसीक्यूज पहला ऑप्शन पढ़ा और आपने कहा यही तो ठीक है और टिक लगा दिया, उसको फिल कर दिया, तो सेकंड ऑप्शन देखो मे बी वो भी करेक्ट हो, थर्ड भी करेक्ट हो, तो ऑल ऑफ द अबव भी हो सकते हैं या दो ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। तो जब भी एमसीक्यूज को आप रीड करेंगे, आप इस क्लियरली सही से रीड करेंगे कि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें जो बाकी ऑप्शन है वो भी ठीक है या नहीं। और ज्यादातर आप ऐसे किया करें, जब एमसीक्यूज आप करें तो चार ऑप्शन है ना, चार ऑप्शन को पढ़े, फर्स्ट ठीक है तो फर्स्ट पर टिक लगाए, सेकंड पढ़े, सेकंड ठीक है सेकंड पे टिक लगाए, अगर सेकंड गलत है सेकंड पे क्रॉस लगा दे, थर्ड गलत है थर्ड पे क्रॉस लगा दे, फोर्थ गलत है फोर्थ पे क्रॉस लगा दे। तो जो टिक होगा उसको उसके बाद फिलिंग करें। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप फर्स्ट को टिक कर दे, आप कहते बस ये तो ठीक है, बस आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे पास टाइम कम है। टाइम कम नहीं होता, एमसीक्यूज इजीली सॉल्व हो सकते हैं, अच्छा खासा टाइम होता है, बस आपको उससे क्या करना है, सही से पढ़ना है कि आपको पता चले। तो आप टिक लगाते जाएं, जो जो ठीक हुआ उधर जाके उसकी फिलिंग कर देंगे, ठीक है। सो ये इस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं कि कौन सा हीट कैपेसिटी का फार्मूला है या कौन सा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला है या मोलर स्पेसिफिक हीट का कौन सा फार्मूला है। सो इस टाइप का भी आ सकता है। अब जो मैंने क्वेश्चन किया था कि जो कुकिंग वगैरह इन चीज के लिए हम जो पैन वगैरह जो यूज करते हैं उसकी हीट कैपेसिटी हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए। देखो अगर हीट कैपेसिटी हाई हुई, बहुत ज्यादा हाई हुई, सो जो जिस चीज में हम कुकिंग कर रहे हैं पहले तो वो हीट अब्सॉर्ब करेगा क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी काफी ज्यादा है, वो हीट इतनी अब्सॉर्ब कर रहा होगा, फिर कहीं बाद में जाके थोड़ा बहुत वो फूड को हीट देगी क्योंकि उसकी खुद हीट कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि वो सारा अब्सॉर्ब करे। सो हम जब भी कुकिंग के लिए या जिस चीज की यूज करें, सो हम क्या यूज करेंगे, लो हीट कैपेसिटी वाली चीजों को यूज करेंगे। लो हीट कैपेसिटी वाले से ये होगा कि वो जल्दी हीट हो जाएगा, हीट अब्सॉर्ब करेगा, डायरेक्टली फूड के पास क्या आ जाएगी, हीट जाएगी और फूड आसानी से कुक हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर कुकिंग या इस सर पर्पस के लिए हम क्या यूज करेंगे, लो हीट कैपेसिटी वाली चीजों को यूज किया जाएगा। सो ये सारा कॉन्सेप्ट था इंटरनल एनर्जी के बारे में, हीट कैपेसिटी के बारे में। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को और साथ में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में जो थर्मोडायनेमिक के लॉज हैं उन सबको थोड़ा बहुत ऊपर बताऊंगा। फर्स्ट लॉ को तो डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जीरोथ और सेकंड लॉ जो है उसको भी मैं बताऊंगा कि वो असल में क्या है। एमसीक्यूज में स्टेटमेंट आ सकती है, फिर बंदा वहां कंफ्यूज होता है कि ये लॉ तो कहीं देखा देखा है, कहीं सुना हुआ है, तो ये पता फिर डिटेल से तुम्हें सही पता होगा, सब मैं समझा दूंगा, तो पता होगा कि कौन सी जो डिफिनेशन है वो कौन से लॉ की है, ठीक है। एंथैल्पी के बारे में भी पढ़ेंगे, जो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत इसका बताया है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट जो एंथैल्पी इसकी इक्वल है डेल्टा एच की इक्वल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंथैल्पी से जो रिलेटेड टर्म्स है, जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उन सबको भी डिस्कस करेंगे। हेस लॉ, इन सबको भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।